नमस्कार। दिशा इस अकादमी में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो पहला जो आपका सुर्खी है, जो पहला जो आपका हेडिंग है, यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए हैविश्योर वैक्सीन लॉन्च किया गया है। तो भारत ने जो है पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए से संबंधित हैविश्योर वैक्सीन को जो है लॉन्च किया है। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे और आपको ध्यान रखना है कि हैविश्योर वैक्सीन का संबंध आपका हेपेटाइटिस ए से है और इसका विकास भारत ने स्वदेशी रूप से किया। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। तो हेपेटाइटिस से संबंधित है, तो हेपेटाइटिस से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको मैं आपको बता देता हूँ। इस वैक्सीन को इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने विकसित किया है। तो इन पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, अर्थात जो आपका IIL है वो किसका स्वामित्व कंपनी है? तो NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो है स्वामित्व वाली कंपनी है, अर्थात जो है इस कंपनी के अधीन IIL वर्क करती है। इसको जरा आप ध्यान में रखेंगे। अगला बुलेटिन है, यह 2 खुराक वाली वैक्सीन है। इसमें पहली खुराक 12 महीने से अधिक आयु के बच्चों को दी जाती है, जबकि दूसरी खुराक पहले खुराक से कम 6 महीने बाद दी जाती है। इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो लीवर की सूजन का कारण बनती है। हेपेटाइटिस वायरस के 5 मुख्य स्ट्रेन होते हैं, अर्थात हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ऐसे करके आपका हेपेटाइटिस ई तक जाता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है 3 हेपेटाइटिस ए के जो स्ट्रेन है उसको जरा अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हेपेटाइटिस ए यह दूषित भोजन या पानी का सेवन करने से फैलती है। जरा ध्यान रखेंगे, जो हेपेटाइटिस ए होता है वो आपका गंदा पानी या गंदा भोजन से फैलती है। और हेपेटाइटिस ए का आपका वैक्सीन उपलब्ध है, इसको भी आप जरा ध्यान में रखेंगे। दूसरा, हेपेटाइटिस बी संक्रमित व्यक्ति के रक्त, लार, वीर्य के संपर्क में आने से फैलती है। हेपेटाइटिस बी का फैलने के कारण है जो संक्रमित व्यक्ति है वो लार, रक्त या वीर्य के संपर्क में आने से फैलती है। और तीसरा है हेपेटाइटिस सी, एक ही सिरिंजों का एक से अधिक व्यक्तियों पर उपयोग करने के कारण संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में इसके उपचार के लिए केवल एंटीवायरल दवा दी जाती है। तो हेपेटाइटिस सी जो होता है, जैसे हम लोग जब सुई लेते हैं डॉक्टर घर में, हॉस्पिटल जाते हैं, तो कहीं कहीं हमको ऐसा लापरवाही देखने को मिलता है कि जो एक ही सिरिंज जो होती है उसका सुई एक आदमी से दूसरे आदमी में उसी सिरिंज को यूज कर लिया जाता है, जिसके कारण आपका हेपेटाइटिस सी होता है। इसको भी आप न रखें। तो हेपेटाइटिस के संबंध में हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन कर लिए। अब दूसरा जो सुर्खियों में रहने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक से वो है आपका पश्चिमी एशियाई देशों में ईरान के जवाबी हमले और उनके क्षेत्र में भारत के हितों पर प्रभाव। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ईरान हाल में सुर्खियों में था। ईरान का एक जगह है करमत प्रांत, वहाँ जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके कारण जो है ईरान और उसके आसपास के देशों में तनाव बना हुआ है। तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं, या उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बुलेटिन हो सकते हैं। ईरान की करमत प्रांत में हुए आतंकवादी हमले के कारण सुर्खियों में, तो जो करमत प्रांत है आपका ईरान में, इसको आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, क्योंकि UPSC कई बार आपके विश्व में जो चर्चित स्थल हैं उनसे भी कई बार प्रश्न पूछ लेता है। भारत अपनी ज़रूरत का 80% से अधिक तेल और 50% से अधिक प्राकृतिक गैस आयात करता है। इसमें पश्चिमी एशिया के महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। इराक और सऊदी अरब भारत के लिए प्रमुख तेल आपूर्ति करता है। कतर भारत के लिए तरल प्राकृतिक गैस का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। तो इन पॉइंट्स को जो है आप इसके संबंध में ध्यान में रखेंगे। अगला जो सुर्खियों में रहने वाला संगठन है यह आपका पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, अत्यंत ही महत्वपूर्ण, यह हाल ही में सुर्खियों में था। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका फैक्चुअल जो हिस्ट्री है, उसमें इसका 71वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलोंग में आयोजित किया गया। जो आपका पूर्वोत्तर परिषद है, पूर्वोत्तर परिषद का 71वां जो सम्मेलन है आपका मेघालय के शिलोंग में आयोजित किया गया। सबसे पहला ये जानने वाली बात है। दूसरा, इसका मुख्यालय आपका शिलोंग में है। उसके बाद यह पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत संसद द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय किसे कहा जाता है? वैसी निकाय जिसको किसी कानून या किसी विधि के द्वारा, किसी अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है। तो संसद ने 1971 के पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के तहत
इसको एक वैधानिक निकाय बनाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो पूर्वोत्तर परिषद होता है उसका पदेन अध्यक्ष आपका केंद्रीय गृह मंत्री होता है। इस परिषद में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये 8 राज्य शामिल हैं। इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। इसमें से मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, इसमें से वो कौन सा स्टेट है जो 7 सिस्टर स्टेट में शामिल नहीं है। इसमें जो 8 स्टेट्स हैं और जब हम लोग 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं तो 7 सिस्टर स्टेट में इसमें कौन सा शामिल नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगला जो महत्वपूर्ण हेडिंग है वो है आपका अलायंस फॉर। तो ये जो संगठन अत्यंत ही महत्वपूर्ण, हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में था। अलायंस फॉर ग्लोबल जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, तो इसमें अच्छा टाइपिंग हो गया, ये वाला इसमें नहीं होगा, इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें यह क्या है, सबसे पहले भारत ने स्विट्जरलैंड के दावोस, ये वाला दावोस है, इसको जरा आप ध्यान रखेंगे, स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में लॉन्च किया है। तो ये जो आपका संगठन है या ये जो कार्यक्रम है, इसको सबसे पहले भारत सरकार ने लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? दावोस में। दावोस का आपका स्विट्जरलैंड में। इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सहायता प्रदान कर रहा है। बिल्कुल, जो ये जो संगठन है इसको आपको बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इसको सहायता प्रदान कर रहा है, इसको जरा आप ध्यान में रखेंगे। इसका संचालन कंसंट्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम जैसे प्रमुख क्षेत्रकों में निवेश को आकर्षित करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला महत्वपूर्ण जो हेडिंग है वह है बॉटम ट्रोलिंग। तो बॉटम ट्रोलिंग सबसे पहले क्या होता है, ये एक मछली पकड़ने का तकनीक है, इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। और यह मछली पकड़ने का तकनीक क्यों सुर्खियों में है, तो इसका कारण है, एक अध्ययन में पाया गया है कि इस तकनीक के कारण 1996 से 2020 के बीच 8 से 20 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में उत्सर्जित हुई है। तो इसको जरा आप, इसके कारण ये सुर्खियों में है और इसको जो है बैन कर दिया गया कई देशों के द्वारा। यह मछली पकड़ने की एक तकनीक है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। भारत और श्रीलंका ने पाक जलडमरू मध्य मछली पकड़ने की तकनीक का उपयोग समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाने की सहमति प्रकट की थी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है और इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए इस तकनीक का उपयोग करने से दोनों देश ने बंद करने पर सहमति जताई थी। श्रीलंका ने 2017 में इस तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण हेडिंग है आपका गंगा नदी डॉल्फिन। गंगा नदी डॉल्फिन का जो साइंटिफिक नाम है वो है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, इसको भी आप जरा ध्यान रखें। तो एक गंगा नदी डॉल्फिन को उड़ीसा में जलाका नदी से पकड़कर बचाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जो उड़ीसा का जो जलाका नदी है, यहाँ एक गंगा नदी डॉल्फिन को बचाया गया है, क्योंकि यह भटक के शायद वहाँ चली गई थी। और एक्चुअली जलाका नदी में गंगा नदी डॉल्फिन नहीं पाई जाती, लेकिन वो किसी कारणवश वहाँ चल गई थी। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे सूंस के नाम से भी जाना जाता है। इन पॉइंट्स को आप जो है ध्यान में रखेंगे। यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश के गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना व कर्णफुली सांगू नदियों में पाई जाती है। यह केवल ताज़ा जल में पाई जाती है। यह आमतौर पर दृष्टिहीन होती है, अर्थात जो गंगा नदी डॉल्फिन है वो ताज़े पानी में, फ्रेश वाटर में मिलती है और वह दृष्टिहीन होती है, उसको दिखाई नहीं मिलता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे उत्सर्जित करती हैं और अपने शिकार का पता लगाती हैं। तो ये सभी पॉइंट्स भी आप इस संदर्भ में ध्यान में रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण जो हेडिंग आपका स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये हाल ही में सुर्खियों में था। सबसे पहले यह कहाँ है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया। ये आपका अनावरण है, इसको जरा आप ध्यान में रखें। कुछ जो स्पेलिंग गलत होता है या वर्ड गलत होता है उसको मैं आपको बता दूंगा, वो सुधार दूंगा। यह वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है। कुछ अन्य प्रसिद्ध मूर्तियाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। गुजरात का जो केवड़िया है, केवड़िया में यह स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह सरदार पटेल की प्रतिमा है। दूसरा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद के शमशाबाद में तेलंगाना में स्थित है। यह रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। तीसरा स्टैचू ऑफ बिलीफ नाथ द्वारा राजस्थान में स्थित यह भगवान शिव की प्रतिमा है।
तो इन सभी जो स्टैचू है इसको भी आप ध्यान रखें। हो सकता है कि इसे मिलाने के लिए आपको क्वेश्चन कभी पूछ ले, क्योंकि यूपीएससी कई बार मिलाने के लिए भी क्वेश्चन पूछती है। तो ये हाल ही में सुर्खियों में था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और अगला महत्वपूर्ण जो हेडिंग है वो है आपका सेनेगल। सेनेगल सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एक देश है, यह हाल ही में सुर्खियों में था। इसकी राजधानी डकार है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। यह देश आपका अफ्रीका में है, अफ्रीका में। इसका संबंध में आपको मैं भी अभी नीचे दिया, उसको आप देख पाएंगे। यहाँ की रेटेवा झील में नाइट्रेट की अचानक वृद्धि होने के कारण यह सुर्खियों में है। इसके कारण यह झील सूखने के कगार पर पहुँच गई है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है रेटेवा झील, यह आपको सेनेगल में मिलेगा, और यह नाइट्रेट के अचानक वृद्धि के कारण वह झील सूखने के कगार पर खड़ी है। तो यहाँ से आपको कई बार प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जल संकट के कारण यह सुर्खियों में है। इस झील को पिंक लेक भी कहा जाता है। यह अफ्रीका के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी राजनीतिक सीमाएं मोरितानिया, माली, गिनी बिसाऊ और गाम्बिया से लगती है। इसके उत्तर में सेनेगल नदी और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। गलियाकोट यहाँ के प्रमुख पर्वत है। तो ये सभी पॉइंट भी आप जो एग्जाम के दृष्टिकोण से याद में रखेंगे। और यह है आपका सेनेगल, ये आपका सेनेगल जो ये आपका अफ्रीका का मैप है, इसके पश्चिम में स्थित है बिल्कुल। और यह जो है आपका ये अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर है। और ये आपका डकार यहाँ का कैपिटल है, इसको भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। तो ये रहा मित्रों आज का सेशन। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और यहाँ से कई बार आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लेंगे और आप रिवीजन अपना करते रहेंगे और अपने तैयारी को लगातार बेहतर ढंग से आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।